नमस्कार दोस्तों, 30 नवंबर 2020 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। बिना समय बर्बाद किए देखते हैं कि आज कौन कौन से आर्टिकल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल, क्लियर द फॉग, ड्रॉ अप अ क्लियर वैक्सीनेशन पॉलिसी। इस आर्टिकल को लिखा किसने? तो टी जैकब जॉन जी ने लिखा है। ये अक्सर कर द हिंदू में आर्टिकल्स लिखते हैं। इसके साथ साथ MS शेषाद्री जी ने भी अपने इनपुट्स दिए। देखिए, ये दोनों लोग मेडिकल फील्ड में जाने माने नाम हैं। द हिंदू के लिए अक्सर कर आर्टिकल्स लिखते हैं। इनके आर्टिकल्स को पहले भी हमने बहुत बार डिस्कस किया है। वैक्सीनेशन की पॉलिसी से रिलेटेड रिसेंटली एडिटोरियल्स में, करंट अफेयर्स में बहुत सी इन्फॉर्मेशन आई है और मैंने अलग से भी वीडियो बनाई है। जैसे टी सेल इम्यूनिटी क्या होती है, इस चीज़ से मैंने वीडियो बना रखी है। कल ही मैंने एक और वीडियो अपलोड की है। टाइटल है हाउ वैक्सीन्स आर डेवलप्ड फेज 1, 2, 3 ट्रायल्स। एंटीजन क्या होता है, एडजुवेंट क्या होता है, प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, सर्फेक्टेंट्स क्या होते हैं। तो ये मैंने कल बनाई है वीडियो, तो आप ये दो वीडियोस भी देख लीजिए। क्योंकि रीज़न ये है दोस्तों कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिपीटेड है, जिसको मैं पहले कई बार आपको बता चुका हूँ। इसीलिए मैं केवल उन इंफॉर्मेशन को इस आर्टिकल में डिस्कस करूंगा जो कि या तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है या रिपीटेड नहीं है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो रिपीटेड नहीं है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो मैं डिस्कस करूंगा। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है, सीजन फेसेस हु कुड एड द रिटर्न ऑफ अमेरिका। यहाँ पे कुछ खास नहीं है। देखिए दोस्तों, इंटरनेशनल पॉलिसी में जो एक्सपर्ट्स हैं वो जरूर से खंगाल कर सकते हैं। एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से और जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से भी कभी और इंटरेस्टिंग तरीके से आपको बता दूंगा। देखिए, यूएस प्रेसिडेंट भी अपने अपने मिनिस्टर्स चुनते हैं। ठीक है, उनके यहाँ पे जो मिनिस्टर्स के नाम है वो काफ़ी अलग होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो का नाम सुना होगा अक्सर कर। ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ना यूएसए के, ये बेसिकली इट इज इक्विवेलेंट टू फॉरेन मिनिस्टर्स इन अदर कंट्रीज। तो हमारे जयशंकर साहब हो जाएंगे पॉम्पियो जी, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो पोजीशन होती है वो फॉरेन मिनिस्टर की पोजीशन होती है। डिफेंस सेक्रेटरी की पोजीशन डिफेंस मिनिस्टर की पोजीशन होती है। तो इस तरीके से इनके मिनिस्टर्स के नाम अलग होते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट की है जो बाइडेन साहब ने। और बस इस आर्टिकल में यही बताया जा रहा है कि जो बाइडेन जी जिस प्रकार से नॉमिनेशन कर रहे हैं, अपने मिनिस्टर्स को अपॉइंट कर रहे हैं, कुछ कुछ वो ओबामा एरा पे वापस जा रहे हैं। जिस तरीके से ओबामा साहब अपना एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, गवर्नेंस करते थे, कुछ कुछ उसी प्रकार का जो बाइडेन साहब भी कर रहे हैं। यही बोलने की कोशिश की जा रही है। इसको मैं अलग से इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। कभी और जरूरत पड़ी तो एक अलग से वीडियो बना के आपको इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बता दूंगा। फिर बात करते हैं हिस्टोरिक रिसेशन की। हिस्टोरिक रिसेशन पे कल के और परसों के डेट में मैं करंट अफेयर्स डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे केवल दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो याद रखिएगा। एक तो है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखिए, हो ये रहा है कि पहले क्वार्टर में और सेकेंड क्वार्टर में इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कॉन्ट्रैक्ट कर गई है। इसलिए हम लोग इकोनॉमी की टेक्निकल भाषा में रिसेशन में एंट्री मार चुके हैं। पहली चीज, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर घटा है। सेकेंड क्वार्टर में भी प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर घटा है। कितना घटा है? -11.3% घटा है। देखिए, यहां पे जो भी मैं आपको डाटा बता रहा हूं ना, परसेंटेज में घटा है, वो पिछले फाइनेंशियल ईयर के उस क्वार्टर की बात हो रही है। तो यानी कि ये जो पहला क्वार्टर क्या हो गया, अप्रैल मई जून, फिर जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा क्वार्टर। तो जुलाई अगस्त सितंबर में 11.3% प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर घटा है। पहले क्वार्टर से कम घटा है, बट घटा है। एट द सेम टाइम जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, दो प्रकार का एक्सपेंडिचर है। एक तो लोग जाके सामान खरीदते हैं। ठीक है, अब लोग जाके सामान खरीद रहे हैं तो लोगों की जेब में पैसा होना चाहिए, और लोगों की जेब में पैसा खत्म हो गया है। जो लोग के पास पैसा है वो ज्यादा खत्म करना नहीं चाहते। उनको डर लग रहा है कि पैंडेमिक में सेविंग कर लो, ज्यादा खत्म करोगे आगे पैसा आया कि नहीं आया। और जिनकी जॉब चली गई उनके पास तो वैसे ही पैसा नहीं है, तो वो क्या ही खत्म करेंगे। तो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये कम हुआ है। गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पहले क्वार्टर में बढ़ा था कितना? 16%। लेकिन सेकेंड क्वार्टर में वो घट गया कितना? 22%। कुछ सेक्टर्स की अगर बात की जाए तो आप देखिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज। तो इलेक्ट्रिसिटी, अदर यूटिलिटी सर्विसेज और एग्रीकल्चर, इसमें लगभग 4.4% की ग्रोथ हुई है। ओके, और लगभग इतनी ही ग्रोथ पहले क्वार्टर में भी हुई थी। वहीं पे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात कर लिए तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 0.6% की ग्रोथ हुई सेकंड क्वार्टर में, जबकि फर्स्ट क्वार्टर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 39% से घटा था। तो ये जो ग्रॉस वैल्यू एडेड हुआ है आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ये 0.6% हुआ सेकंड क्वार्टर में। पहले क्वार्टर में ये 39% कोलैप्स कर रहा था। बस यही कुछ एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो याद रखने थे। बाकी और कुछ ज्यादा देखने की इसमें जरूरत है नहीं, पहले बता चुका हूं। फिर रीपिंग द whirlwind, farmers need more verbal assurances on continuance of MSP guaranteed procurement। MSP को लेके जो फार्म बिल्स आए हैं, देखिए फार्म बिल्स जो भी आ रखे हैं क्या हैं,
कैसे हैं, मैं कई बार आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। फार्म बिल्स के ऊपर मैंने कई वीडियोस भी बना रखी हैं। फार्म बिल्स मेरे नाम के साथ सर्च मारिए, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। अक्सर कर हिंदू एडिटोरियल में भी बात करता हूँ। कोई पहले ही दिन मेरी वीडियो देख रहा हो तो बात अलग है, जो कुछ समय से देख रहे हैं उनको पता है कि मैंने फार्म बिल्स पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन कवर कर रखी है। अब बात यह है कि फार्म बिल्स को सरकार ने पास तो करा दिया, लेकिन पास कराने के बाद भी जो फार्मर का एजिटेशन है वो बंद नहीं हो रहा है। फार्मर्स की प्रॉब्लम क्या है, सरकार इन फार्मर्स के एजिटेशन को किस प्रकार से बंद कर सकती है, किस तरीके से हेस्टी लेजिस्लेशन को लेके आ पाना, जैसे इस बार फार्मर्स बिल को एकदम से पास करवा दिया वॉइस वोट से, ये कितना डेंजरस हो सकता है वो अभी के फार्मर्स एजिटेशन से हमको पता चल रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार को जो फार्मर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस जीतने की जरूरत है, और वो अभी नहीं हो पा रहा है। तो यही इस आर्टिकल में बताया गया, इसको हम देखेंगे। फिर अगला आर्टिकल है, पेरिस एग्रीमेंट इज नो पैनाशिया, इट इज रेपुडिएशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड द पॉल्यूटर मस्ट पे। देखिए, यहां पे बात की जा रही है कि ये जो पेरिस एग्रीमेंट है ना 2015 का, पेरिस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में जिसको लिया गया था, इससे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं पेरिस एग्रीमेंट के अंदर जो भी टारगेट्स हैं, आईएनडीसी कह लीजिए, इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, वो बाइंडिंग टारगेट्स नहीं है। अगर आपने उन टारगेट को पूरा नहीं किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके कंपैरिजन में जो रियो डिक्लेरेशन आया था 1992 का और जो क्योटो प्रोटोकॉल आया था 1997 का, ये ज्यादा पोटेंट थे। क्योटो प्रोटोकॉल ने तो बाइंडिंग टारगेट्स रखे थे कंट्रीज के ऊपर, किनके ऊपर, डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर, और डेवलपिंग कंट्रीज को एक मौका दिया था कि ठीक है भाई, आप अपने आप को डेवलप कर लो। लेकिन अब डेवलप्ड कंट्रीज बोल रही हैं कि भैया हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई बाइंडिंग टारगेट्स नहीं, सिर्फ वॉलंटरी टारगेट्स होंगे। तो इन सब चीजों के बारे में, क्लाइमेट चेंज को लेके यहाँ पे पॉइंट बताए गए हैं। जर्नलिज्म से रिलेटेड आर्टिकल है ये वाला, इसको हम वैसे भी कभी डिस्कस नहीं करते हैं। और फाइनली मोहसिन फखरीजाद, ये ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। न्यूक्लियर साइंटिस्ट का जो प्रोग्राम था, ईरान का न्यूक्लियर वेपन्स का प्रोग्राम था, उसके हेड थे। इनको मार दिया गया है। ज्यादातर इंटेलिजेंस एजेंसी बोल रही है कि मोसाद ने इनको मारा है। तो अब इनकी डेथ हो गई है। इसके बाद वेस्ट एशिया में पॉलिटिक्स किस प्रकार से बदलेगी, उसके बारे में इस वीडियो में कुछ बात बोली गई है। तो भाई ये सब चीजें हैं दोस्तों। यहाँ पे आप पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। क्लियर द फ्रॉग, ड्रॉ अप अ क्लियर वैक्सीनेशन पॉलिसी, इंडियाज कोविड-19 कंट्रोल प्लान ऑफ एक्शंस कैन बी द न्यूक्लियस फॉर बिल्डिंग अ मच नीडेड पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल पर ज्वाइन बटन दबा के मेंबर भी बन सकते हैं, हेल्प भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपकी जेन्युइन डॉट सुझाव दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। वैसे इसमें तो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ही जोड़ रखी हैं, तो शुरुआत का आर्टिकल स्किप करते हुए, चूंकि रिपीट नहीं करना है चीजों को जो पहले मैंने बता रखी है। सबसे पहले आते हैं भाई, 3 कोविड-19 वैक्सीन रिसेंटली ये सुनने में आया है कि उनकी 90 से 95% की एफिशिएंसी है। तो एक है उसमें फाइजर बायोएनटेक की BNT162b2, मॉडर्ना की है mRNA-1273, स्पुतनिक 5 है गामालेया इंस्टीट्यूट की। ओके, तो ये कुछ वैक्सीन निकल के आ रही हैं। एक और वैक्सीन है एस्ट्राजेनेका। अभी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की बात की जाए तो 60-62% 2 डोज में और 1.5 डोज में वो भी 90% एफिशिएंसी पे पहुंच रही है। स्पुतनिक 5, दिस इज अंडर फेज 2 एंड फेज 3 ट्रायल्स इन इंडिया। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज ट्रायल करवा रहे हैं स्पुतनिक 5 के इंडिया में। जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वाली, जिसका नाम है CHADOX1 नोवल कोरोना वायरस वैक्सीन, ये किसके लाइसेंस के द्वारा, किसके लाइसेंस के अंदर बनाया जा रहा है, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अंदर बनाया जा रहा है। इसका नाम दिया गया है कोविशील्ड। इसके भी फेज 2 और फेज 3 ट्रायल चल रहे हैं इंडिया में। स्पुतनिक 5 वैक्सीन इंडिया में रजिस्टर हो जाए इसके चांसेस काफी हाई है, प्रॉब्ली बाय द एंड ऑफ 2020। अब 2020 का तो एंड आ ही गया है, हो सकता है अगले साल में चले जाए। एक और इंडिजिनस वैक्सीन कैंडिडेट बन रही है जिसका नाम है कोवैक्सीन, भारत बायोटेक की है। इसको भी सेफ और इम्यूनोजेनिक माना गया है फेज 1 फेज 2 ट्रायल में, और अब चल रहे हैं फेज 3 ट्रायल। तो फेज 3 ट्रायल तक बहुत सारी वैक्सीन पहुंच गई हैं। मोस्ट प्रॉब्ली इनमें से बहुत सारी वैक्सीन को अप्रूवल भी मिल जाएगा 2021 के फर्स्ट हाफ में। अब यहां पे कुछ बातें कही जा रही हैं। इंडिया में जो आप वैक्सीनेशन कर रही है सरकार, उस वैक्सीनेशन का एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या है। चलिए वैक्सीन बहुत सारी बन रही है, वैक्सीनेशन होता कैसे ये मैंने आपको पहले बता दिया। टी सेल इम्यूनिटी क्या होती है ये भी मैंने आपको पहले बना दिया। लेकिन आप किस प्रकार से वैक्सीनेशन करोगे, तो देखिए क्या बोला जा रहा है। वैक्सीनेशन की टेक्निक आपकी प्रिवेंटिव है या फिर मतलब प्रिवेंटिव मेडिसिन इंडिविजुअल प्रोटेक्शन के लिए है, कम्युनिटी कंट्रोल के लिए है, एनिविलेशन के लिए है। अब आप समझिए, इंडिविजुअल प्रोटेक्शन मतलब एक आदमी को बीमारी हो गई, तो कोविड-19 एक इंसान को हो गया, इसको क्योर करना है तो आपने इसको दवाई दे दी, ये तो हो गया इंडिविजुअल प्रोटेक्शन।
कम्युनिटी प्रोटेक्शन क्या होता है कि किसी एक नेबरहुड में बहुत ज्यादा कोविड-19 फैल गया, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में, किसी पर्टिकुलर नेबरहुड में, एक कंटेमिनेटेड जोन में बहुत ज्यादा कोविड-19 फैल गया, तो वहां पे आपने सबको वैक्सीन दी ताकि वहां पे कोविड-19 कंट्रोल कर लो। और कंप्लीट एलिमिनेशन मतलब क्या हो गया कि पूरे देश में जितने भी लोग हैं आपने सबको वैक्सीन दे दी, आपको जड़ से उखाड़ के फेंकना है कोरोना वायरस को। तो सबसे पहली बात तो हमारी सरकार ने यह क्लियर नहीं किया है कि वो वैक्सीनेशन में इंडिविजुअल प्रोटेक्शन वाली स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं, कम्युनिटी कंट्रोल वाली स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं, या एलिमिनेशन वाली स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं। पहली चीज ये है। उसके बाद अगर आप बात करो इंडिया का जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, वहां पे अगर बात की जाए तो किन किन वैक्सीन को आप किस किस तरीके से करोगे, अब इस चीज को डिसाइड करने की जो अथॉरिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, स्टेट गवर्नमेंट्स उसको हेल्प करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि कौन सी वैक्सीन कब कितनी क्वांटिटी में देनी है। ठीक है, चलिए बात ये चीज तो क्लियर हो गई। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स हल्का फुल्का डेविएट कर सकते हैं। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट्स को फंड चाहिए होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो अगर वैक्सीनेशन प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए फंड चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है स्टेट्स को सेंटर की बात सुननी पड़ेगी। जब फंड नहीं चाहिए तो स्टेट्स अपने हिसाब से भी अपने पैसों में से अगर स्टेट कुछ वैक्सीनेशन में करना चाहता है तो कंप्लीटली फ्री है करने के लिए। जैसे कि दिल्ली ने मीजल्स, तो दिल्ली की एक समय की पॉलिसी में मीजल्स, मम्स और रुबेला तीनों की वैक्सीन इंक्लूडेड थी, और उस समय पे सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी में केवल मीजल्स वैक्सीन थी। हालांकि बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने रुबेला वैक्सीन को भी इंक्लूड किया। सिमिलरली सिक्किम ने यूनिलैटरली ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एचपीवी वायरस की वैक्सीन को भी इंट्रोड्यूस किया वुमेन के लिए, ताकि सर्वाइकल कैंसर को वुमेन में रोका जा सके। तो अब इस प्रकार की चीजें दोस्तों यहाँ पे हैं। ठीक है, यानी स्टेट गवर्नमेंट अगर पैसा नहीं ले रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से भी कुछ चीजों को जोड़ सकता है। अब देखिए, जिन जिन जगहों पे इलेक्शन चल रहे, जैसे बिहार में इलेक्शन चले, तो बिहार में कोरोना की वायरस की वैक्सीन में हम ये करेंगे वो करेंगे, इस तरीके की चीजों की यहाँ पे बातें हो रही हैं। 3 नवंबर को यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि देखिए, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो अपने अलग प्लान्स ना बनाए कोरोना वायरस को लेके। यूनियन गवर्नमेंट ने एक एक्सपर्ट कमेटी बना रखी वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, उस एक्सपर्ट कमेटी में आप भी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजें। फिर स्टेट्स को बोला गया कि आप कमिटीज बनाएं अंडर द मतलब चेयरमैनशिप ऑफ चीफ सेक्रेटरीज, ताकि यूनियन गवर्नमेंट की डायरेक्शन के हिसाब से कोरोना की वैक्सीन को आप एडमिनिस्टर करो। मतलब यहां पे यूनियन गवर्नमेंट प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व होकर सरकारों से बोल रहा है, राज्य की सरकारों से, कि आप यूनियन द्वारा दिए गए प्लान के हिसाब से कोरोना वायरस की वैक्सीन को एडमिनिस्टर करेंगे, अलग से नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, लेकिन यूनियन गवर्नमेंट ने किस हिसाब से प्रायोरिटी सीक्वेंस रखा है कोरोना वायरस का, तो 20 नवंबर को हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब ने प्रायोरिटी सीक्वेंस दिया वैक्सीनेशन का। सबसे पहले तो हेल्थ केयर वर्कर्स और कोरोना वायरस को दिया जाएगा। तो हेल्थ केयर वर्कर्स में तो जो लोग भाई हेल्थ केयर में इन्वॉल्व हैं, डॉक्टर्स, नर्सेस, ये सब आ जाएंगे। कोरोना वायरस में आपके पुलिस पर्सनल्स, इस टाइप के लोग आ जाएंगे। फिर इसके बाद जिनकी उम्र 65 साल से ज्यादा है, या जिनकी उम्र 50 से 65 साल के बीच में है, या फिर जो 50 साल से कम है बट उनको कोई बीमारी है, और फिर फाइनली जनरल पब्लिक। यहां पे वो लोग जो कि एसेंशियल सर्विसेज में काम करते हैं उनको मिस आउट कर दिया गया। एसेंशियल सर्विसेज में काम करने वाले लोग कौन है, तो भाई बैंकों में जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग गवर्नमेंट ऑफिसेज में काम करते हैं, तो इस तरीके के लोगों को सीधे सीधे तरीके से इंक्लूड नहीं किया है। ऑब्वियस सी बात है, जब वैक्सीन आएगी तो वैक्सीनेशन इनको भी दिया ही जाएगा। तो कहीं ना कहीं बस इस आर्टिकल में ऑथर यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि किस हिसाब से अपनी पॉलिसी को लेके चलोगे। अब देखिए, एक और बात बोली जा रही है, एन इंपॉर्टेंट पॉलिसी इशू इज वेदर वैक्सीनेशन शुड बी कन्फाइंड टू ओनली अनइंफेक्टेड इंडिविजुअल्स और शुड इट बी फॉर ऑल पीपल। देखिए, जो लोग इन्फेक्टेड हैं उनको आपने वैक्सीन दे दी, जो लोग इन्फेक्टेड नहीं हैं उनमें आप वैक्सीन किस प्रकार से दोगे। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप पूछोगे कि किस प्रकार से, क्या सर अनइन्फेक्टेड इंडिविजुअल में तो सबको वैक्सीन दे दो, सिंपल सी बात है। लेकिन नहीं दोस्तों, टी सेल इम्यूनिटी नाम की एक चीज है। साइंटिफिक रिसर्च ये बोल रही है कि जिन लोगों के अंदर टी सेल इम्यूनिटी आ गई है उनके अंदर वैक्सीन देना उतना सही नहीं है। इस चीज को अगर आपको समझना है ना, तो मैंने एक वीडियो बना रखी जहां पे टी सेल क्या होता है, टी सेल इम्यूनिटी कैसे कोरोना वायरस से लड़ती है, इनेट और एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, आप इस वीडियो को देखिए जाके। यहां पे आपको इस बात का जवाब मिलेगा कि जिन लोगों के अंदर ऑलरेडी टी सेल इम्यूनिटी आ चुकी है उनको क्या दोबारा वैक्सीन देना सही रहेगा। बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च ने बोला कि उनको दोबारा वैक्सीन देना सही नहीं रहेगा।
तो जो लोग ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं उनको तो वैक्सीन देनी है, जो इन्फेक्टेड नहीं है उनमें से कितने लोगों को वैक्सीन देनी, कितने को नहीं देनी। अभी टी सेल इम्यूनिटी वाले को अगर वैक्सीन नहीं देनी है तो टी सेल इम्यूनिटी जिसके अंदर है उसको पता करने के लिए टेस्ट होना चाहिए आपके पास। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहां पे। उसके बाद देखिए, अगर आप अभी जो इम्यूनाइजेशन चलता है इंडिया में उसकी बात करिए तो हमारा इंद्रधनुष मिशन है जिसके अंदर बच्चों को इम्यूनाइजेशन दिया जाता है। अभी जो वैक्सीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर सरकार की तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, लेकिन वही वैक्सीन प्राइवेट सेक्टर में भी अवेलेबल है और प्राइवेट सेक्टर उनको पेड बेसिस पे बेचता है। तो जब कोरोना वायरस की वैक्सीन की बात करी जा रही है तो क्या कोरोना वायरस की वैक्सीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर फ्री बांटी जाएगी तो किस हद तक फ्री बांटी जाएगी, क्योंकि कोई ना कहीं ये प्राइवेट सेक्टर में भी अवेलेबल होंगी और प्राइवेट सेक्टर में पैसे पे अवेलेबल होंगी। तो इस चीज पे कोई श्योरिटी नहीं है कि गवर्नमेंट के पास वैक्सीन की सप्लाई कितनी होगी। क्या गवर्नमेंट जो अपना इम्यूनाइजेशन कैंपेन चलाएगी उससे पूरा का पूरा इम्यूनाइजेशन कर देगी? क्या हमको अलग से प्राइवेट सेक्टर में जाके कोरोना वायरस की वैक्सीन खरीदने की जरूरत पड़ेगी? जो कि ऑब्वियसली बात है, प्राइवेट सेक्टर में जब कोरोना वायरस की वैक्सीन बिकेगी वहां तो पैसा देना पड़ेगा आदमी को, और सरकार जो इम्यूनाइजेशन कैंपेन चलाएगा वहां पे पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो सरकार किस लेवल का इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाएगा, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर आगे बात करते हैं, चिल्ड्रन को कैसे वैक्सीनेट किया जाएगा। देखिए, स्कूल रीओपन हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं टीचर्स को और स्टूडेंट्स को वैक्सीन देना जरूरी है। बहुत सारे सीनियर सिटीजन घर के अंदर दबे हुए हैं, उनको लग रहा है घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो कोरोना वायरस से बच जाएंगे, बट उनको घर तक पहुंच के कैसे वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। तो देखिए, कोविड-19 के कंट्रोल में जब पॉलिसी की बात आती है तो बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस उठ के खड़े होते हैं। ओके, एज ग्रुप्स की बात तो हमने खैर कर ही ली है, लेकिन खास बात ये होती है वैक्सीनेशन होगा कहां। अगर आप वैक्सीनेशन के लिए फिक्स्ड स्टेशंस बना रहे हो तो ये फिक्स्ड स्टेशंस कहां पे होंगे? ऑलरेडी जो हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ केयर क्लिनिक से वहां पे होंगे या कुछ अलग से फिक्स स्टेशन बनाए जाएंगे? उन फिक्स स्टेशन पे क्या उन बूढ़े लोगों को जाना पड़ेगा, जो ऑब्वियस सी बात है वहां पे जाके नहीं, मतलब जैसे कि कुछ बूढ़े लोग हैं वो अपने घर से बाहर निकल के फिक्स्ड स्टेशन तक जाके वैक्सीन नहीं लेना चाहते हैं, तो क्या उनको घर पे जाके वैक्सीन दी जाएगी? इस चीज के ऊपर ऑब्वियस सी बात है दी जाएगी, बट किस तरीके से इस पॉलिसी को रोल आउट किया जाएगा इसके बारे में कुछ पता नहीं है। फिर सरकार जो वैक्सीन देगी क्या उसमें एक मिनिमल और ऑप्टिमल यूजर फी चार्ज करेगी? अगर मान लीजिए किसी को वैक्सीन दी गई और उसके अंदर एडवर्स रिएक्शन निकल आता है तो उस एडवर्स रिएक्शन को कैसे डायग्नोस किया जाएगा, कैसे ट्रीट किया जाएगा? तो एक बार एक पर्सन वैक्सीन लेके चला गया तो उसके बाद उसको फॉलो अप करना कि उस वैक्सीन का उसके ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, ये भी सरकार की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके लिए क्या सर्वेलेंस मैकेनिज्म बनाया गया है, इसके ऊपर कोई भी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। फिर आगे बात की जाए, जो वैक्सीनेशन स्टेशंस हैं जहां पे वैक्सीन एडमिनिस्टर की जाएगी वहां पे ट्रेन पर्सनल होने चाहिए, मेडिकल डॉक्टर्स होने चाहिए, इनकी हमारे पास वैसे ही कमी है। वहां पे एक वेटिंग एरिया होना चाहिए, पोस्ट वैक्सीनेशन स्टेइंग एरिया होना चाहिए, यानी आपने एक बार वैक्सीन दे दी, उस पर्सन को बोलो 1 घंटे यहाँ बैठो, 1 घंटे के अंदर क्या उसके अंदर कोई गलत आउटकम आ रहा है, तो इस तरीके की चीजों को देखना पड़ेगा। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों। तो प्लानिंग को बहुत मेटिकुलस करने की कोशिश की जा रही है, प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करने की कोशिश की जा रही है। अभी कितना ये एग्जीक्यूट हो पाएगा ये तो देखिए समय ही बताएगा। तो कुल मिलाकर ऑथर बस यही बोल रहा है कि अभी भी ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब देना बाकी है व्हेन इट कम्स टू आइडेंटिफाइंग कि भैया हम कैसे वैक्सीन को एडमिनिस्टर करेंगे, क्या एग्जैक्ट पॉलिसी होगी वैक्सीन को एडमिनिस्टर करने की। अगले आर्टिकल पे चलते हैं, रीपिंग द व्हर्लविंड, फार्मर्स नीड मोर देन वर्बल एश्योरेंसेस ऑन कंटिन्यूएंस ऑफ एमएसपी गारंटीड प्रोक्योरमेंट। आपको पता है सेंटर 3 फार्म बिल्स लेके आई है, उन फार्म बिल्स के खिलाफ काफी लंबे समय से एजिटेशन चल रहा है। दिल्ली के आसपास के जो राज्य हैं जैसे हरियाणा, वहां से बहुत सारे फार्मर यूनियंस खड़े हो गए हैं, उनका बहुत सारे फार्मर्स साथ दे रहे हैं, हजारों की तादाद में फार्मर्स दिल्ली की तरफ चलने लगे हैं, बहुत जगहों पे उनको बैठाल दिया गया है। कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह भी बोला है पुलिस के माध्यम से कि आपके लिए हम एक साइट फिक्स कर रहे हैं, आप वहां चलो, वहां पे आप प्रोटेस्ट करो, हम आपके साथ नेगोशिएशन करेंगे। कुल मिला के लोग इस बात से मानने को तैयार नहीं। कई जगह पे फार्मर्स और पुलिस के बीच में झड़प भी हुई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही है, जिस चीज को एक प्रॉपर तरीके से बातचीत करके सुलझाया जा सकता था उस चीज को प्रॉपर तरीके से बातचीत ना करके अपनी मिस्टेक को एग्रोवेट कर दिया सेंटर ने। जब आप फार्म बिल्स लेके आ रहे थे तो आपको वाइड कंसल्टेशन करना चाहिए था, एक पॉलिटिकल सेंसस लेना चाहिए था, कंसेंसस लेना चाहिए था, लेकिन आपने पॉलिटिकल कंसेंसस लिया नहीं। राज्यसभा से फार्म बिल्स कैसे वॉइस वोट से पास हुए ये तो आपको पता ही है। तो सरकार को ये लगा कि हम इस तरीके से पास करा देंगे, हमारा कुछ होगा नहीं, लेकिन होगा तो है ही भाई। देखिए अब क्या हो रहा है।
नरेंद्र मोदी जी बार बार ये बोल रहे हैं कि देखिए ये बिल्स फार्मर्स के काम पे हैं, और ऑथर बोल रहा है कि बिल्कुल मोदी साहब जो बोल रहे हैं हो सकता है ये बात सही हो कि ये बिल्स फार्मर्स के काम पे हैं, बट फार्मर्स इस बात से कन्विंस नहीं है। जरूरी है कि फार्मर्स को इस बात पर कन्विंस किया जाए। सरकार कन्विंस करने के मोड में नहीं है। खासकर ये बात तब समझ में आई जिस प्रकार से फार्म बिल्स को लोकसभा राज्यसभा से पास कराया गया। अब इस बात पे सारा का सारा बवाल है। सेंटर क्या बोल रहा है कि फार्मर्स को मौका मिलेगा नए लॉस के अंदर कि वो प्राइवेट सेक्टर से निगोशिएट कर सके। फार्मर्स बोल रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर हमारे साथ निगोशिएट करेगा ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर हमें सिर्फ एक्सप्लॉइट करेगा, तो हमें आप गारंटीड एमएसपी का रिजाइम दीजिए, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ना, इसका आप हमको गारंटीड रिजाइम दीजिए। ये सरकार देने को तैयार नहीं है। यहां पे सारी चीजों को एक तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। सर लोगों को क्या डर लग रहा है, फार्मर्स को क्या डर लग रहा है? पोटेंशियल एंड ऑफ एमएसपी। सरकार ने क्लियर कट बोला है कि भैया मिनिमम सपोर्ट प्राइस को हम खत्म नहीं करेंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस रहेगी, लेकिन फार्मर्स ये बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। फार्मर यूनियन सरकार से बोल रहे हैं कि अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटीड रहेगी तो आप लॉ लेके आओ, एक स्टैट्यूटरी लॉ लेके आओ, एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट लेके आओ, जहां पे आप ये लिखो कि हाँ भाई एमएसपी को खत्म नहीं किया जाएगा, एमएसपी आपको मिलेगा। बट सरकार वो नहीं कर रही है, उसके चलते बवाल हो गया है। ठीक है, एपीएमसी की जो बादशाहत थी पहले, उस बादशाहत को खत्म करने की कोशिश की गई है, नई प्राइवेट मंडियां बनाने की कोशिश की गई है। एपीएमसी में स्टेट गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस होता था, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ फीस मिलती थी। प्राइवेट मंडी में स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी प्रकार की कोई भी फीस नहीं मिलेगी, और ऑब्वियस सी बात है प्राइवेट मंडी में जो प्रोक्योरमेंट है वो एमएसपी के रेट के हिसाब से नहीं होगा। और प्राइवेट मंडी, ऐसा बोला जा रहा है, धीरे धीरे एपीएमसी को अनकॉम्पिटिटिव कर देंगी, एपीएमसी बंद हो जाएंगी, सिर्फ प्राइवेट मंडी बचेगी, और वहां पे कोई भी एमएसपी पे सामान को खरीदने वाला है नहीं। कम से कम स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज एपीएमसी में एमएसपी पे तो सामान खरीदती थी। तो कुल मिला के जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है इसमें एक लूप होल है, एक कमी है, और कहीं ना कहीं यहाँ फार्मर्स को एक एश्योरेंस की जरूरत है कि हाँ भाई हम आपको एश्योरेंस दे रहे हैं कि हम एमएसपी पे प्रोक्योरमेंट करेंगे। फार्मर्स के साथ बातचीत करने की जरूरत है, उनको कन्विंस करने की जरूरत है। सरकार को यह करना चाहिए। वर्बल एश्योरेंसेस से अब देखिए फार्मर शांत होने वाले नहीं है। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 को भी विड्रॉ करने की बात कर रहे हैं फार्मर्स। इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडाइज्ड बेस पे मिलती है फार्मर्स को, तो ट्यूबवेल चलाने के लिए, पानी को ग्राउंड वाटर से निकालने के लिए सब्सिडाइज्ड बेस पे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। हालांकि ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जब सब्सिडाइज्ड बेस पे मिलने लगती है तो फार्मर्स को लगने लगता है कि पानी तो फ्री है, जितना चाहे उतना बाहर उड़े लो, बट फ्री तो है नहीं। तो कहीं ना कहीं फार्मर्स ये कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल लेके आए हैं इससे सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगी, तो ये भी गलत है। आप इंडिया के फार्मर्स के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, और ये पूरा का पूरा बवाल छिड़ा हुआ है। तो ओवरऑल ऑथर बस इतना ही बोल रहा है कि इन सब चीज़ों को सॉल्व करने की तरीका यही है कि आप एमएसपी को स्टैट्यूटरी लॉ बना दो, फार्मर्स के सामने बैठ के उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करो, तो शायद चीज़ें शांत होती नजर आए। क्योंकि अभी के समय पे जिस लेवल पे ये बवाल चल रहा है, शांत होता तो बिल्कुल नजर आ नहीं रहा है। ओके, फिर बात करते हैं। द पेरिस एग्रीमेंट इज नो पैनाशिया, इट इज अ रेपुडिएशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द पॉल्यूटर मस्ट पे। क्या बोला जा रहा है भाई पेरिस एग्रीमेंट को लेके? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जो जो भी डिसीजंस लिए फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, अब वो अमेरिका की सरकार चलाने के पर्सपेक्टिव से सही है कि नहीं है, बट वो एक बिजनेसमैन है, उसके पर्सपेक्टिव से सही है। आप देखिए दोस्तों, अगर क्लाइमेट चेंज को डील करने की बात की जाए, सस्टेनेबल प्रकार से अपनी ग्रोथ को करने की बात की जाए, तो दो इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हमारे दिमाग में आते हैं। एक है रियो डिक्लेरेशन ऑफ 1992 और एक है क्योटो प्रोटोकॉल ऑफ 1997। रियो डिक्लेरेशन एंड क्योटो प्रोटोकॉल ये दो लैंडमार्क एग्रीमेंट्स थे, जहां पे डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर मैंडेटरी ऑब्लिगेशन लगाए गए थे कि आप अपना ग्रीन हाउस गैस एमिशन इतना कम तो करेंगे ही करेंगे, और अगर आप नहीं करते हैं तो उसके इक्विवेलेंट कार्बन क्रेडिट आप कुछ पैसा डेवलपिंग कंट्रीज को देंगे। अब आप देखिए कि भाई जब ये क्योटो प्रोटोकॉल के एग्रीमेंट्स खत्म हुए, उसके बाद आया पेरिस एग्रीमेंट, और फिर पेरिस एग्रीमेंट को बोला गया कि भाई जो चीज क्योटो प्रोटोकॉल पहले कर रहा था वो अब पेरिस एग्रीमेंट करेगा। लेकिन पेरिस एग्रीमेंट ने वो चीजें नहीं करी दोस्तों। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि पेरिस एग्रीमेंट में कोई भी चीज मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी ऑब्लिगेशन नहीं है। पेरिस एग्रीमेंट में अलग अलग कंट्रीज अपने खुद के टारगेट्स सबमिट करेंगी, और फिर वो उन टारगेट्स को मीट करेंगी, और अगर वो उन टारगेट्स को मीट नहीं करती हैं तो उनके ऊपर किसी भी प्रकार का फाइन पेनाल्टी नहीं मानी जा सकती है। और उसके बावजूद भी पेरिस एग्रीमेंट को होक्स बोला है मिस्टर ट्रंप ने। सोचिए, क्योटो प्रोटोकॉल के बाद जब पेरिस एग्रीमेंट आ रहा था, इंडिया और जो बाकी डेवलपिंग कंट्रीज थी वो नाराज थी कि ये क्या तरीका है
डेवलप्ड कंट्रीज पहले बाइंडिंग एमिशंस कर रहे थे, अब नहीं कर रहे हैं, अब वो हमसे भी चाह रहे हैं हम बाइंडिंग एमिशंस करें। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई पेरिस एग्रीमेंट एक होक्स है, तो बहुत सारी कंट्रीज ने इस पेरिस एग्रीमेंट को साइन किया। इसके बारे में भी थोड़ी देर में आते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट का ये बोलना है कि ये जो पेरिस एग्रीमेंट है इससे कुछ काम बनने वाला है नहीं। दिस इज बेसिकली अ डीप डिसअपॉइंटमेंट, और इसके अंदर जो नेशनल और इंटरनेशनल काम करने की बात कही गई है ना, ये हमारे क्लाइमेट चेंज को एक ऑप्टिमम लेवल तक नहीं रोक पाएगा। जो हमने टारगेट बनाया है ना कि हम लोग ग्लोबल टेम्परेचर राइज को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखेंगे, पेरिस एग्रीमेंट इस टारगेट को मीट नहीं कर पाएगा। ये बहुत से साइंटिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट ने बोला है। कहीं ना कहीं पेरिस एग्रीमेंट एक तरीका है, क्या तरीका है, ताकि जो इंडस्ट्रियलाइज नेशंस की एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल है, लग्जूरियस लाइफस्टाइल है, वो लाइफस्टाइल भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। और कहीं ना कहीं जो राइट टू डेवलपमेंट दिया गया था डेवलपिंग कंट्रीज को क्योटो प्रोटोकॉल के थ्रू, वो राइट टू डेवलपमेंट भी छीन लिया गया। तो बोला क्या जा रहा है कि भैया हिस्ट्री में डेवलप्ड कंट्रीज ऑलरेडी बहुत सारा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कॉज कर चुकी हैं, तो जब वो कर चुकी हैं तो भाई वो थोड़ा कंट्रोल करें और डेवलपिंग कंट्रीज को आप ग्रो करने दो। वो नहीं करने दिया गया। और पेरिस एग्रीमेंट में सबके ऊपर बराबर से बिल फाड़ने की बात की गई। तो भैया जो एक्स्ट्रावेगेंट लग्जूरियस लाइफस्टाइल है डेवलपिंग कंट्रीज में वो तो चलती रहेंगी, और जो डेवलप्ड कंट्रीज में, और जो डेवलपिंग नेशंस है उनको राइट टू डेवलपमेंट भी आप नहीं दे रहे हो। तो कुल मिला के एक्चुअली में कुछ दिया नहीं गया है पेरिस एग्रीमेंट में। फिर जब क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट फाइट की बात की जा रही है तो यहाँ पे 2-3 कॉन्फ्रेंसेस की बात की जा रही है। एक तो है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 की, एक है रियो कॉन्फ्रेंस 1992 की। उस समय पे माउंटिंग साइंटिफिक एविडेंस सामने आया था कि जो एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस है, एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस मतलब वो एमिशंस जो ह्यूमन वजहों से बाहर आ रहे हैं, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट को हार्मोनाइज करने की जरूरत है। स्टॉकहोम में हमारी पूर्व प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी जी ने अपना एड्रेस दिया। उन्होंने बोला कि पॉवर्टी एज द वर्स्ट पॉल्यूटर। फिर हिस्टोरिकल कंसेंसस आया रियो में, जब UNFCCC को अडॉप्ट किया गया, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को अडॉप्ट किया गया, और ये बोला गया कि भाई डेवलपिंग कंट्रीज को भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाए और डेवलप्ड कंट्रीज जो कि ऑलरेडी इतना आगे बढ़ चुकी हैं वो मदद करें। लग्जरी एमिशंस और मैंडेटरी सर्वाइवल एमिशंस के बीच में फर्क डाला गया। लग्जरी एमिशंस मतलब डेवलप्ड नेशंस की इकोनॉमी ऑलरेडी बढ़ चुकी है, अब वो जरूरत से ज्यादा अगर अपने इंडस्ट्रियल प्रोसेस को बढ़ा रहे हैं तो ये बेसिकली लग्जरी एमिशंस है। वहीं पे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जहां आबादी ज्यादा है, इकोनॉमी पीछे है, लोगों के पास खाने पीने की चीजें नहीं है, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ाना मैंडेटरी है ताकि लोग जी सकें इज्जत से। तो वहां पे जो एमिशंस हो रहे हैं वो सर्वाइवल एमिशंस हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सर्वाइवल एमिशंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, लग्जरी एमिशंस को कम इंपॉर्टेंस दी गई। फिर ये भी बोला गया कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो फाइनेंशियल पैकेज देंगी डेवलपिंग कंट्रीज को ताकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज को लाया जा सके डेवलपिंग कंट्रीज में। तो ये सब चीजें 1972 में शुरुआत हुई, 1992 रियो कॉन्फ्रेंस में शुरुआत हुई। लेकिन जब तक हम पहुंचे हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज जो कि बर्लिन में हुई थी 1995 में, वहां पे डेवलप्ड कंट्रीज पीछे की तरफ भागने लगी, अपने कमिटमेंट से बैक ऑफ करने लगी। ओके, उन्होंने कोशिश की कि डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर भी मैंडेटरी कट्स लाने की कोशिश की जाए। हालांकि रियो प्रिंसिपल्स को मेंटेन रखा गया, क्योटो प्रोटोकॉल को लाया गया। कहीं ना कहीं जो एंजेला मार्केल जी थी उन्होंने भी प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व होकर बोला कि नहीं भाई डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो डेवलपिंग कंट्रीज को भी आगे आने का मौका दें, और इस तरीके की ये सब बातें हुई। लेकिन आप देखिए क्योटो प्रोटोकॉल को कभी भी यूएस कांग्रेस ने या यूएस ने सपोर्ट नहीं किया, रेटिफाई नहीं किया, और 2001 में यूएस ने अपना सपोर्ट वापस छीन लिया। मतलब यूएसए इतना चालू और चालाक और ऐसा नेशन है जो कि हमेशा अपने मतलब से रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा लड़ाइयां करवाने के लिए यूएसए रिस्पॉन्सिबल है। दुनिया में सबसे ज्यादा ग्लोबल एमिशंस करने के लिए यूएसए रिस्पॉन्सिबल आज तक की डेट में। अब नंबर 2 पे आ गया, नंबर 1 पे चाइना है, बट हिस्टोरिकली देखेंगे तो यूएसए रिस्पॉन्सिबल है। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात होती है तो यूएस सबसे पीछे खड़ा हुआ नजर आता है। ओके, फाइनली आप देखोगे क्योटो प्रोटोकॉल का एंड और रियो डी जेनेरियो में जो प्रिंसिपल्स रखे गए थे उनके स्पिरिट का एंड होता नजर आएगा आपको कोपेनहेगन अकॉर्ड 2009 में। कोपेनहेगन अकॉर्ड 2009 में कुछ कंट्रीज यूएसए और चाइना जैसी कंट्रीज ने, ऐसा बोला जा रहा है कि बैक एंड से कुछ बातचीत करी, और उस बातचीत के थ्रू ये करने की कोशिश की गई कि जो ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस है ना, इनको आप मैंडेटरी ना बना के इनको आप वॉलंटरी कर दो। क्योंकि मैंडेटरी एमिशंस अगर रखे जाएंगे तो ऑब्वियसली मैंडेटरी मतलब ऑब्लिगेशंस रखे जाएंगे एमिशंस के ऊपर, अगर चेक्स एंड बैलेंसेस लगाए जाएंगे तो वो चेक्स एंड बैलेंसेस इन कंट्रीज की प्रोग्रेस के लिए लॉन्ग टर्म में अच्छे नहीं होंगे।
तो यहाँ पे यूएस चाइना ने प्लान बनाया, जो कि चाइना को भी पता ही था कि आगे आने वाले समय में इनके जो एमिशन है वो बहुत ज्यादा होने वाले हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल को एक सोची समझी चाल के तहत खत्म किया गया और फाइनली पेरिस एग्रीमेंट बॉर्न हुआ कब? 2015 में। पेरिस एग्रीमेंट में आने से पहले इंडिया, ब्राजील जैसी कंट्रीज पेरिस एग्रीमेंट के अगेंस्ट थी, बट कहीं ना कहीं इनको यह समझ में आया कि पेरिस एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, क्योंकि अब क्योटो प्रोटोकॉल वाले प्रिंसिपल्स तो ये डेवलप्ड कंट्री मानने वाली है नहीं, मैंडेटरी ऑब्लिगेशन वो करने वाली है नहीं, पैसा वो देने वाली है नहीं। साइंटिफिक कम्युनिटी ने पेरिस एग्रीमेंट को सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया है। साइंटिफिक कम्युनिटी ने क्या बोला है कि भाई आप 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ग्लोबल वार्मिंग का टारगेट रख रहे हो, अगर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है ना तो कैटास्ट्रॉफिक और इरिवर्सिबल चेंजेस आएंगे। तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे 7 to 90% ऑफ द कोरल रीफ जो कि दुनिया में है वो मर जाएंगी। 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो कोई कोरल रीफ बचेगी ही नहीं। इवन 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी बन जाता है टेम्परेचर तो स्टेडी स्टेट सा नहीं रहेगा। ये बोला है किसने? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट ने। तो ओवरऑल इतनी गर्मी से तो हमारे लिविंग के पैटर्न ही बिगड़ जाएंगे। आपका जो इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन है, पेरिस एग्रीमेंट है, वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी टेम्परेचर को नहीं रोक पाएगा, उसके आगे हो जाएगी ग्लोबल वार्मिंग, ऐसा बोलना है साइंटिफिक कम्युनिटी का। और 2 डिग्री सेंटीग्रेड तो डेडली है, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो रहा है ये तो हम देख ही रहे हैं। फिर देखिए क्या बोलती है आईपीसीसी की रिपोर्ट, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। द पाथवेज टू अवॉइडिंग एन इवन हॉटर वर्ल्ड would require a swift and complete transformation not just of global economy but that of society too। यहां पे नेशनलिज्म पे फोकस नहीं डालना है, यहां पे आपको ओवरऑल पूरी दुनिया को एक विलेज मान के टेम्परेचर से लड़ना है, नहीं तो बर्बादी ही आगे आने वाले समय में। ये कौन बोल रहा है? ये साइंटिफिक कम्युनिटी बोल रही है। तो ये थे उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फाइनली आते हैं असैसिनेशन एंड इट्स आफ्टरमाथ। भैया आपको पता ही है जो इजराइल की न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम के हेड थे मोहसिन फखरीजदेह, इनको मार दिया है। ठीक है, ईरान की न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम के हेड थे। ईरान की न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को डिसबैंड कर दिया गया, बट ऐसा कहा जा रहा है कि बैक एंड में ईरान का न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है। लास्ट वीक इनको मारा गया है। सस्पिशन यह है कि इसराइल की मोसाद ने इनको मारा है। 3 यूएस इंटेलिजेंट ऑफिशियल्स ने यह बोला है कि मोसाद ने असैसिनेट किया है फखरीजदेह को। अब आप देखिए दोस्तों, इसराइल का ये मोडस ऑपरेंडी रहती है। अगर इसराइल को ये लगता है कि उसका कोई दुश्मन इसराइल के अगेंस्ट कोई प्लान बना रहा है या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी प्रिपेयर कर रहा है जिससे इसराइल को लॉन्ग टर्म में नुकसान हो सकता है, तो इसराइल प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर देता है, पहले ही अटैक कर देता है। जब JCPOA साइन हुआ था, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन साइन हुआ था, और उसने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे, उस समय पे इसराइल ने ये जो असैसिनेशन की टैक्टिक्स है ना, इसको कुछ समय के लिए रोक दिया था। ठीक है ना। लेकिन फिर यूएसए ने इसराइल के इस न्यूक्लियर प्रोग्राम से अपने आप को विड्रॉ कर लिया, फिर से ईरान के ऊपर स्ट्रिक्ट स्ट्रिंजेंट सैंक्शंस लगा दिए। फिर जब ईरान पे सैंक्शंस लग गए तो ईरान ने भी बोला कि भैया जब आपने हमारे ऊपर सैंक्शन लगा ही दिए हैं, हमारी इकोनॉमी को बिल्कुल ही आप तबाह करने पे उतारू ही हो गए हो, तो किस बात का हम लोग रुके, हम भी अपने यूरेनियम को इनरिच करेंगे, स्टॉक पाइल करेंगे। और जब यूरेनियम को फिर से इनरिच और स्टॉक पाइल करना शुरू कर दिया ईरान ने, उसके बाद इजराइल की जो असैसिनेशन की पॉलिसी थी ना, ये फिर से सामने आ गई। अब बात ये है, बेंजामिन नेतन्याहू को लगता है कि भाई इजराइल ही एक ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है वेस्ट एशिया में, और ईरान के पास ये काबिलियत है कि न्यूक्लियर वेपन लेके आ सकते हैं। जब तक डोनाल्ड ट्रंप थे तब तक डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल ही प्रेशर डाल रहे थे किसके ऊपर? इसराइल के, ये ईरान के ऊपर। लेकिन अब बेंजामिन नेतन्याहू को यह लग रहा है कि जो बाइडेन के आने से यूएसए और ईरान के रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, बेंजामिन नेतन्याहू बहुत लंबे समय से प्राइम मिनिस्टर है इसराइल के। इनकी डोनाल्ड ट्रंप से बहुत बनती थी, बट इनकी बैरक ओबामा से बिल्कुल नहीं बनती थी। बैरक ओबामा ने बहुत बार बेंजामिन नेतन्याहू के अगेंस्ट स्टेटमेंट दिया है विद रिस्पेक्ट टू पैलेस्टीन, बट डोनाल्ड ट्रंप तो एक ओपन फ्रेंड है बेंजामिन नेतन्याहू के। तो ओवरऑल यहां पे ट्रायलॉजी सी बनती आ रही है, ईरान, यूएसए और इसराइल। अभी इस ट्रायलॉजी में और भी बहुत सारे लोग हैं। कुल मिला के यहां पे जब तक ट्रंप साहब पावर में है तब तक बेंजामिन नेतन्याहू ट्रंप के साथ मिलके ईरान को चेक करने की कोशिश कर रहा है। और यहां पे ऐसा सुनने में आया था कि बीच में एक प्लान कंसीडर कर रहे थे मिस्टर ट्रंप कि ये एयर स्ट्राइक्स करेंगे ऑन ईरान न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस। और ऑलमोस्ट इस बात पे डिसाइड भी हो गया था कि अर्ली नवंबर में जो नटांज न्यूक्लियर फैसिलिटी है ईरान की, इसके ऊपर एयर स्ट्राइक्स करी जाएंगी। बट कहीं ना कहीं यूएस के टॉप ऑफिसर्स ने ऐसा करने से मना किया, और फॉर्चुनेटली इस प्रकार की कोई एयर स्ट्राइक हुई नहीं है।
बेंजामिन नेतन्याहू क्या चाहते हैं कि भैया बाइडेन के आने से पहले, इससे पहले कि यूएसए और ईरान के रिश्ते बहुत अच्छे हों, इजराइल की एक कोशिश है कि ईरान और यूएसए के रिलेशन को बद से बदतर कर दो। और इस चीज में सिर्फ इजरायली शामिल नहीं है, इस चीज में सऊदी अरेबिया भी शामिल है। क्योंकि सऊदी अरेबिया का कोई सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है इस मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया वाले रीजन में, तो वो है आपका ईरान। ये रिसेंटली ये भी सुनने में आया था कि मिस्टर नेतन्याहू ने एक सीक्रेट विजिट की थी सऊदी अरेबिया में, जहां पे वो सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस से मिले और वहां पे एक एंटी ईरान फ्रंट खोलने की बात की गई। और वहां पे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं आपके माइक पोम्पियो साहब, वो भी गए थे वहां पे। रियाद के लिए भी तेहरान यानी सऊदी अरेबिया के लिए भी ईरान एक एडवर्सरी है, इजराइल के लिए भी ईरान एक एडवर्सरी है। यहां पे मोहसिन फखरीजादे को मारने से इजराइल को फायदा क्या क्या हुआ? देखिए बहुत से फायदे हैं इजराइल को। एक सिनेरियो तो ये बनता है कि इजराइल रिटेलिएशन करेगा, वापस अटैक करेगा, या तो अमेरिका पे वापस अटैक करेगा, या अमेरिका के अरब एलाई से वापस अटैक करेगा, या खुद इजराइल पे वापस अटैक करेगा। अभी वापस अटैक होता है तो डोनाल्ड ट्रंप के राज में तो ऑब्वियस सी बात है यूएस की तरफ से सपोर्ट आएगा किसको? इजराइल को। तो यहां पे भी इजराइल प्लस में। दूसरा, अगर ईरान चुप बैठता है तो उस केस में इजराइल ने ईरान की कमजोरी को पॉइंट आउट कर दिया और कहीं ना कहीं ईरान के अंदर एंटी अमेरिका फीलिंग्स आएंगी। तो अगर ईरान कुछ भी नहीं करता है तो भी ईरान यहां पे कमजोर नजर आता है, ईरान के अंदर एंटी अमेरिका फीलिंग्स बढ़ती हैं। जब ईरान के अंदर एंटी अमेरिका फीलिंग्स बढ़ेंगी तो जब जो बाइडेन फिर से ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, उतना आसान नहीं होगा इसको इंप्लीमेंट करना। ईरान के इंटरनल सर्किल से रेजिस्टेंस आएगा अगेंस्ट जेसीपीओए। तो यहां पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इजराइल किस प्रकार से अपने पॉइंट को आगे लाने की कोशिश कर रहा है, ये यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। इस आर्टिकल को लिखा है मोहम्मद अयूब साहब ने। मोहम्मद अयूब साहब अक्सर कर द हिंदू में बहुत से आर्टिकल्स लिखते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को लेके, गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज करने के लिए। ये यूनिवर्सिटी डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर एमेरिटस है इंटरनेशनल रिलेशंस में मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में। तो ये इंफॉर्मेशन थी दोस्तों। तो सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आज के एडिटोरियल में सिंपल भाषा मैंने आपको बताई है। आशा करता हूं आपको एडिटोरियल अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।